हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। सानवी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो शेक्सपियर की जो कहानियाँ हैं उनका हिंदी वर्जन पढ़ेंगे, क्योंकि शेक्सपियर हर एक एग्ज़ाम में आते हैं और मेनली हमारा टारगेट टीजीटी है, यूपी टेट का। तो इसमें से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। तो अगर हमें उनके वर्क बिल्कुल हिंदी में याद होंगे तो हम उसको इंग्लिश में बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं। उसका एक कारण है क्योंकि हिंदी में कहानियों को हम सुन लेते हैं तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं, लेकिन हम इंग्लिश में उसी चीज़ को भूल जाते हैं। इसीलिए बस एक ये छोटा सा प्रयास है कि किसी की तरह जो स्टोरी है, जो ड्रामा है, उसको बिल्कुल हम अच्छे से याद कर सकें। चलिए आते हैं वीडियो पर। देखिए, वेनिस का व्यापारी, इसको इंग्लिश में कहते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसको कहते हैं, इस स्टोरी का नाम क्या है, इस ड्रामे का नाम मर्चेंट ऑफ वेनिस है ये। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या होता है। शाइलॉक वेनिस नगर का एक धनी व्यक्ति है। कौन? शाइलॉक जो है वो एक धनी व्यक्ति है। कहाँ रहता है? वेनिस नगर में रहता है। और वो क्या करता है? सूदखोरी करता है। सूदखोरी मतलब ब्याज पे पैसे देता है और लेता है। वह लोगों से मनमाना ब्याज वसूलता था। इस धंधे में उससे बढ़कर जालिम और अन्यायी दूसरा कोई नहीं था। वह व्यक्ति की ज़रूरत देखकर ब्याज निर्धारित करता था। जैसे मतलब जिसको जैसी ज़रूरत है, अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत है तो उससे ज़्यादा पैसे ले लिए, जिससे कम ज़रूरत है तो मतलब ऐसे दे दिया उसको। मतलब अपना कोई रूल नहीं था। उसका उसूल था कि जितना ब्याज निर्धारित कर दिया उसमें फिर किसी प्रकार की नरमी नहीं है। इसी क्रूरतापूर्ण व्यवहार के कारण वह वेनिस नगर में बदनाम था। लोग पीठ पीछे तो उसकी बुराई करते ही थे, मुंह पर भी खरी खोटी सुनाने से पीछे नहीं हटते थे। शाइलॉक यहूदी था, इसीलिए भी वेनिसवासी उससे घृणा करते। देखिए, एक रीज़न ये भी है उससे घृणा करने का, क्योंकि वो वहाँ पर भी पहले उस टाइम पर जब ये शेक्सपियर ने जो ड्रामा लिखा था उस टाइम पर भी वहाँ पर जो कास्ट था वो अपनी चरम सीमा पर था। इस प्ले में वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि शाइलॉक से वहाँ के लोग क्यों करते थे? क्योंकि वो पारसी था, यहूदी था, और वहाँ पर सब क्या थे? क्रिश्चियनिटी थे, है ना। तो इसलिए क्रिश्चियन थे, इसलिए वहाँ पर जो थे शाइलॉक से सब लोग घृणा करते थे। लेकिन इतना कुछ होने पर भी शाइलॉक लोगों की परवाह नहीं करता था। उसका कहना था कि वह किसी को घर से बुलाकर कर्जा नहीं देता। लोग स्वयं आकर उससे उधार लेते हैं और फिर ज़रूरतमंदों की सहायता करने तथा वक्त बेवक्त उनके काम आने के बदले कुछ ब्याज वसूलने में क्या बुराई है। वेनिस में एंटोनियो, देखिए एक ये करेक्टर हो गया। अब ये आपको क्या मिला? शाइलॉक मिल गया। अब ये एंटोनियो, ये ईसाई था, ये भी व्यापार करता था। लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे। ईसाई होने के कारण एंटोनियो को सूदखोरी से घृणा थी और वो उससे दूर ही रहता था। यही कारण था कि वो शाइलॉक को इतना नापसंद करता था कि उसके मुंह पर ही उसे कठोर शब्द कह देता था। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। शाइलॉक की तरह एंटोनियो भी लोगों को उधार दिया करता था, किंतु उसके बदले वो किसी से ब्याज नहीं लेता। देखिए, शाइलॉक क्या करता था? ब्याज लिया करता था, लेकिन ये जो एंटोनियो है ये ब्याज नहीं लेता था किसी से। उसको यह कार्य केवल परोपकार और मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता के लिए था। इसी कारण शाइलॉक उससे ईर्ष्या करता था और उसे सबक सिखाने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करता रहता था। एंटोनियो का बेसेनियो नामक एक विश्वास पात्र मित्र था। एंटोनियो का मित्र कौन था? बेसेनियो। वह एक बार एंटोनियो से मिलने आया। दोनों मित्र बहुत लंबे अंतराल के बाद मिल रहे थे। एंटोनियो ने उसे गले से लगा लिया और उसका भरपूर स्वागत किया। इसके बाद उसके आने का कारण पूछा। बेसेनियो दुखी स्वर में बोला, मित्र, वेनिस नगर से कुछ दूरी पर एक टापू है, वहाँ एक धनी व्यापारी रहता है। उसकी पोर्शिया नामक एक बेटी। अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? पोर्शिया। मैं बचपन से ही उस व्यापारी को जानता हूँ। वह शक्त पर पोर्शिया से मेरी मुलाकात हुई और धीरे धीरे पोर्शिया एवं मैं परस्पर प्रेम करने लगा। कुछ ही दिन पूर्व उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब हम दोनों विवाह करना चाहते हैं, लेकिन एक अड़चन है। कौन शादी करना चाहता है? बेसेनियो और पोर्शिया। कैसी अड़चन है मित्र? अब एंटोनियो पूछता है, कैसी अड़चन है मित्र, मुझे ठीक प्रकार से बताओ। एंटोनियो ने उत्सुक होकर पूछा। मित्र, अब ये बेसेनियो बोलता, मित्र
पुत्र मृत्यु से पूर्व व्यापारी ने अपनी सारी संपत्ति पोर्शिया के नाम कर दी थी। अब पोर्शिया ही उस संपत्ति की एकमात्र वारिस है। वह भारी संपत्ति की स्वामिनी है, उसके पास धन भंडार है। उसकी तुलना में मैं एक फटेयाल और दरिद्र व्यक्ति हूँ। ऐसी स्थिति में उसे पत्नी बनाने के बारे में सोचना भी मेरे लिए तारे तोड़ने के बराबर है। लेकिन मैं उससे इतना प्रेम करता हूँ कि अलग जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यदि तुम कुछ धन उधार दे सको तो मैं सम्मानपूर्वक पोर्शिया से विवाह कर सकता हूँ। बेसेनियो ने अपने दिल की बात बताई। किसको? एंटोनियो को। देखिए नेक्स्ट, एंटोनियो उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, मित्र, तुम सिर्फ इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बताओ तुम्हें कितने धन की आवश्यकता? मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। कम से कम 3000 दुकेत। बेसेनियो ने अटकते हुए कहा। देखिए, दुकेत वहाँ की मुद्रा होती होगी, जैसे अपने यहाँ रुपए है तो वहाँ पे दुकेत होता होगा। 3000 दुकेत। एंटोनियो ने गहरी सोच में पड़ गया। ये धनराशि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु उस समय उसके पास सिर्फ 500 को दुकेत ही थे। उसका सारा धन व्यापार में लगा हुआ था, लेकिन वह बेसेनियो की सहायता करना चाहता था। अतः उसने शाइलॉक से धन उधार लेने का निश्चय कर लिया। वह उसी समय बेसेनियो को लेकर शाइलॉक के पास जाता। शाइलॉक कौन है? एक सूदखोर है जो लोगों को पैसे देता है। कैसे? बहुत हाई इंटरेस्ट पर। अब देखिए, शाइलॉक की अनुभवी आंखें देखते ही पहचान गई कि एंटोनियो उसके पास किस काम से आया। इस अवसर की उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी। उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह चेहरे पर कुटिल मुस्कान लेते हुए बोला, कहो एंटोनियो, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? शाइलॉक, मुझे इसी समय 3000 दुकेत की आवश्यकता। शाइलॉक हंसते हुए, एंटोनियो, तुमने हमेशा मेरा विरोध किया है, बार बार लोगों के बीच मेरा अपमान किया है, मुझे अपशब्द कहे, परंतु इस समय तुम मेरे पास सहायता के लिए आए हो, इसलिए मैं तुम्हें उधार अवश्य दूंगा। ब्याज से तुम्हें घृणा है, अतः मैं तुम्हें बिना ब्याज के उधार दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त? अब एंटोनियो उससे पूछता है, क्या शर्त है तुम्हारी? तो वो कहता है, यदि तुमने मेरा ऋण निर्धारित समय के अंदर नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारे शरीर के किसी भाग से 1.5 सेर मांस काट कर निकाल लूँगा। एंटोनियो आश्चर्यचकित रह गया। शाइलॉक ने बड़ी विचित्र शर्त रख दी, परंतु उसे विश्वास था कि माल में भरे उसके जहाज शीघ्र वेनिस पहुंच जाएंगे और वह 3 माह से पूर्व ही सारा ऋण चुका देगा। अतः उसके शर्त स्वीकार कर ली। शाइलॉक ने उसी समय शपथ पत्र तैयार करवाया, उस पर एंटोनियो के हस्ताक्षर करवाए और उसे 3000 दुकेत दे दिए। एंटोनियो ने सारा धन बेसेनियो को सौंप दिया और मुस्कुराते हुए बोला, मित्र, तुम जल्दी से जाकर पोर्शिया के साथ विवाह कर लो। अब तुम्हारे विवाह में कोई अड़चन नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, बेसेनियो सारे घटनाक्रम को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। बोला, मित्र, मैं तुम्हारे जीवन को दांव पर लगाकर विवाह नहीं कर सकता। एंटोनियो से समझाते हुए बोला, मेरी चिंता मत करो बेसेनियो, मेरे जहाज महीने से पूर्व ही लौट आएंगे और मैं शाइलॉक का सारा ऋण चुका दूंगा। तुम पोर्शिया के साथ खुशी खुशी विवाह करो। इस प्रकार उसने साझा बुझाकर बेसेनियो को विदा किया। कुछ दिनों बाद बेसेनियो ने पोर्शिया के साथ शादी कर लिया। फिर दोनों एक दूसरे के प्रेम में खो गए और प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पोर्शिया और बेसेनियो एकांत में बैठे प्रेम भरी बातें कर रहे थे। तभी एक सेवक आया और बेसेनियो के हाथ में एक पत्र थमा दिया। बेसेनियो ने उसे खोला। उसमें लिखा था, प्रिय मित्र बेसेनियो, तुम्हारे सुखद पलों में बाधा डालने के लिए मुझे क्षमा करना। पोर्शिया से भी मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। मित्र, मैं तुम्हें एक दुखद समाचार देना चाहता हूँ। माल से भरे जिन जहाज़ों के बल पर मैंने ऋण लिया था वह समुद्र में कहीं लापता हो गए हैं। अब उनके लौटने या मिलने की उम्मीद नहीं है। शाइलॉक को धन लौटाने की समय सीमा पास आ रही है। समय समाप्त होने पर यदि मेरे ऋण नहीं लौटाया तो वो मेरे साथ क्या होगा, इसके बारे में तुम भली भांति जानते हो। परंतु मित्र, दुनिया से विदा होने से पूर्व मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। यही मेरी आखिरी इच्छा। मैं बड़ी व्याकुलता से तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। संभव हो तो तुम जरूर आना। ये किसने लेटर लिखा? ये था बेसेनियो को लेटर किसने भेजा? एंटोनियो ने। देखिए, पत्र पढ़ते ही बेसेनियो स्तब्ध हो गया। पत्र हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी दिशा देखकर पोर्शिया भयभीत हो गई। उसने पत्र उठाकर शीघ्रता से पढ़ डाला, परंतु उसे कुछ भी समझ न आया। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से बेसेनियो की ओर देखा। तब बेसेनियो ने उसे शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बताई और रोते हुए बोला, ये मेरे कारण एंटोनियो के प्राण संकट में पड़ गए। आज
उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है। उसकी रक्षा के लिए मुझे इसी समय वेनिस जाना होगा। एंटोनियो की दरिया दिली के बारे में सुनकर पोर्शिया की आंखें भी छलक गई। वह बेसनियों से बोली, दुनिया में ऐसे व्यक्ति कम होते हैं जो मित्र के लिए जान कुर्बान कर देते हैं। आपको अपने मित्र की प्राण रक्षा अवश्य करनी चाहिए। ऐसे सच्चे मित्र जीवन की अमूल्य निधि होते हैं। आप इसी समय वेनिस के लिए रवाना हो जाएं। मैं उनकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। बेसनियो उसी समय वेनिस की ओर चल पड़ा। पोर्शिया जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान और सूझबूझ वाली स्त्री थी। बेसनियो के जाने के बाद वह अपनी नौकरानी को साथ लेकर घोड़े पर सवार होकर वेनिस की ओर चल दी। उस समय दोनों ने पुरुष वेश धारण कर रखा था। उधर वेनिस की कचहरी में साइलोक और एंटोनियो उपस्थित थे तथा इस तरह का अनोखा मुकदमा ना तो किसी ने पहले कभी सुना था और ना ही देखा था। इसलिए मानो पूरा वेनिस नगर की कचहरी में उमड़ पड़ा था। चारों ओर शोर शराबा और सनसनी फैली हुई थी। मुजरिम के कटघरे में एंटोनियो सिर झुकाए खड़ा था, जबकि साइलोक के हाथ में शपथ पत्र और दूसरे हाथ में चाकू लिए खूंखार निगाह से घूर रहा था। एंटोनियो के पास ही अपराध बोध में गड़ा वेनिसियो खड़ा था। अभी न्यायाधीश की प्रतीक्षा हो रही थी, तभी कचहरी में दो सुंदर युवकों ने प्रवेश किया। उनमें एक युवक ने एक पत्र निकाला, अदालत के अधिकारी को सौंप दिया। अधिकारी पत्र खोलकर पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, माननीय अधिकारीगण, मुझे खेद है कि अस्वस्थ के कारण आज मैं कचहरी में उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए अपने स्थान पर मैं एक होनहार युवक को न्यायाधीश के रूप में भेज रहा हूँ। यह युवक आयु में छोटा अवश्य, लेकिन बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता में मेरे समान है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस अनोखे और विवादित मुकदमे का निर्णय बड़ी कुशलता के साथ करेंगे। आशा है आप लोग इस न्यायाधीश के रूप में स्वीकार करेंगे। हस्ताक्षर सत्र न्यायाधीश। उपस्थिति सभी अधिकारियों ने युवक को उस मुकदमे के न्यायाधीश स्वीकार कर लिया। यह युवक कोई नहीं और नहीं पोर्शिया ही थी, जो अपनी दासी के साथ वहां आई थी। मुकदमे की कार्रवाई आरंभ हुई। पोर्शिया ने शपथ पत्र पढ़ा और साइलोक से बोली, इस शपथ पत्र के अनुसार एंटोनियो के 3 महीने के अंदर तुम्हारा ऋण चुकाना था, लेकिन वह उसमें असफल रहा। इसीलिए तुम्हें शपथ पत्र की शर्तों का पालन का पूरा अधिकार है। न्यायाधीश की बातें सुनकर साइलोक की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उसने टोपी उतारी और सिर झुकाते हुए बोला, आप मनुष्य के रूप में साक्षात धर्मराज हैं, जो इस मुकदमे का निर्णय करने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। आपने सही निर्णय लेकर अपनी न्यायप्रियता को सिद्ध किया। तभी पोर्शिया उसकी बात काटते हुए बोली, साइलोक, एंटोनियो ऋण लेने में असफल रहा, देने में लौटाने में। इसीलिए शर्त के अनुसार तुम उसके शरीर के किसी भी भाग से 1.5 सेर मांस काट सकते हो। लेकिन क्या? साइलोक ने खुशी से अनियंत्रित होकर पूछा। साइलोक, दया सबसे बढ़कर है। कानून भी दया के सामने नतमस्तक है। यदि तुम इंसानियत को मानते हो और दयालु हो तो एंटोनियो को क्षमा करो। इसके बदले तुम जितना चाहो उतना धन तुम्हें मिल सकता है। साइलोक महीनों से इस दिन का प्रतीक्षा में था। वह एंटोनियो से गिन कर बदला लेना चाहता था, इसीलिए गरजते हुए बोला, महोदय, मुझे धन नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने साइलोक से ऐसे व्यवहार की उपेक्षा नहीं की थी। तब उसके प्रति घृणा और क्रोध से भर गए। ठीक है साइलोक, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। तुम एंटोनियो के शरीर से 1.5 सेर मांस काट सकते हो। न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुना दिया। बेसनियो दौड़कर एंटोनियो के गले लग गया और रोते हुए बोला, मित्र, मेरे ही कारण आज तुम्हारी ये दुर्गति हो रही है। इस हाल में मैं आपके लिए कभी क्षमा नहीं कर सकता। एंटोनियो से समझाते हुए बोला, नहीं मित्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सब भाग्य का खेल है, और फिर मैं तुम्हारे लिए प्राण देकर असीम खुशी मिलेगी। यह कहकर उसने बेसनियो को गले लगा लिया। दोनों मित्र का ये प्रेम देखकर सबकी आंखें छलक आईं। मन में दुख और संवेदना का सागर उमड़ आया। यह दृश्य से पत्थर दिल लोग भी पिघल दिए। इस बीच साइलोक चाकू लेकर एंटोनियो की ओर बढ़ा। जैसे ही उस पर वार करने को हुआ, न्यायाधीश की कठोर आवाज गूंजी, सावधान साइलोक, शपथ पत्र में सिर्फ मांस काटने का उल्लेख है, इसीलिए ध्यान रखना, यदि मांस काटते समय एंटोनियो के शरीर से खून की एक भी बूंद गिरी तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। साइलोक का हाथ जहाँ का तहाँ रुक गया। वह आंखें फाड़कर न्यायाधीश को देखने लगा। ऐसा क्या देख रहे हो साइलोक? आप अपना काम करो, पोर्शिया ने कठोर स्वर में कहा।
खून के गिरते ही मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। यह बात सोचकर शार्लोक के पसीने छूटने लगे। उसने चाकू एक और फूंक दिया, गिड़गिड़ाते हुए बोला, मिलॉर्ड, मैं एंटोनियो को छोड़ता हूँ, इसके बदले में मुझे मेरा धन लौटा दिया जाए। पोर्शिया पुनः बोली, शार्लोक, मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था, किंतु तुमने धन नहीं, एंटोनियो को मांस चाहिए था, इसलिए अब इस निर्णय को बदला नहीं जा सकता। चाकू उठाओ और बिना खून गिराए मांस काट लो। अगर तुमने अदालत का निर्णय मानने से इनकार किया, तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। मुझ पर दया करें, रहम करें, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। शार्लोक गिड़गिड़ाते हुए घुटनों के बल बैठ गया। जो दया करना नहीं जानता, जिसके लिए इंसानियत का कोई मूल्य नहीं है, उसे दया की भीख कभी नहीं मिल सकती। परंतु अगर एंटोनियो चाहे तो तुम्हें क्षमा किया जा सकता। शार्लोक ने एंटोनियो की ओर देखा और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। तब एंटोनियो बोला, मैं इसके से सभी अपराध क्षमा करता हूँ, परंतु इसकी संपत्ति जब्त करके इसकी बेटी को सौंप दिया जाए, जिसे इसने घर से निकाल दिया था। यदि इसे शर्त स्वीकार हो तो क्षमा कर दिया जाए। शार्लोक ने सर झुकाकर सहमत दे दी। फिर एंटोनियो को मुक्त कर दिया गया। बेसेनियो ने प्रसन्नता से भरकर एंटोनियो को गले लगा लिया, लेकिन अभी न्यायाधीश बनी पोर्शिया को पहचान सकता था। वह उसके पास गया और 3000 दुके स्वीकार करने की प्रार्थना की, लेकिन पोर्शिया ने धन के बदले में बेसेनियो से उसकी अंगूठी मांग ली। वह अंगूठी पोर्शिया ने उसे प्रेम स्वरूप दी थी, इसीलिए उसे प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, परंतु मित्र की जान बचाने की खुशी में उसने वह अंगूठी उसे दे दी। उसके बाद पोर्शिया नौकरानी तथा उसके घर की ओर चल दिए। कुछ दिनों बाद बेसोनियो और एंटोनियो भी टापू पर पहुंच गए। पोर्शिया ने बेसोनियो से अंगूठी के बारे में पूछा। वो घबरा गया। तब पोर्शिया ने मुस्कुराते हुए अंगूठी बेसोनियो के हाथ में रख दी। अंगूठी देखकर दोनों मित्र आश्चर्यचकित रह गए। तब पोर्शिया ने उन्हें बताया कि किस प्रकार उसने पुरुष वेश बनाकर मुकदमे की पैरवी की थी, तथा एंटोनियो एक नौकर ने आकर खबर दी, मालिक, आपके सभी जहाज मिल गए हैं। इसी प्रकार शुभ समाचार से चारों ओर खुशी बिखर गई। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी ड्रामा जो है उसका हिंदी वर्जन समझ में आया होगा। अच्छा लगे, अगर आप इसी तरह नेक्स्ट कहानियों को चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हम आपकी शेक्सपियर की और भी जो ड्रामा है उनको भी हम हिंदी में इसी तरह कहानी में बता सकें। ओके।